Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today I am going to start the new initiative of Prelim Booster Series for 2024 because so many aspirants have been asked and said कि prelims के लिए start करना चाहिए. That's why I have started and it will be totally focused on prelims basis and it will totally focused फॉर प्रीलिम्स 2024 और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे इन द रिगार्ड्स ऑफ प्रीलिम्स के लिए तो आई विल डिस्कस होल एंड सोल थॉरोली और इसमें मैं क्या करूंगी जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं और इम्पोर्टेंट जो मैप है या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो भी इंक्लूड करने की मैं कोशिश करूंगी एंड आई विल इंक्लूड दैट और आज तो नहीं हो पाया है बट कल से आई विल इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो ऑफ प्रीलिम्स से तो उससे क्या होगा कि टिल द टाइम ऑफ प्रीलिम्स हम लोग का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा सारे आर्टिकल्स का एंड जो प्रीलिम्स ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसका भी हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा क्योंकि मैं जो 5 अदर क्वेश्चन और 5 जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी इंक्लूड करूंगी ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उनके साथ एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहां से जाकर के ले सकते हैं तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं दिस इज द फर्स्ट लेक्चर बट आई विल स्टार्ट दिस प्रीलिम बूस्टर सीरीज टिल द टाइम ऑफ प्रीलिम्स ताकि हम लोग का बहुत अच्छे से होल एंड सोल थोरोली अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और कोई भी आर्टिकल हमारा ना छूटे एंड जब तक ये प्रीलिम्स तक ये चलते रहेगा तो हम लोग बहुत सारा आर्टिकल कवर कर चुके होंगे तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भारतमाला फेज 1 डेडलाइन एक्सटेंडेड बाय 6 इयर्स टू 27 to 28 और ये पहले कब स्टार्ट हुआ था एंड फर्स्ट हम लोग देखते हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है बिकॉज रिसेंटली ये मिनिस्ट्रीज से बहुत क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं अगर ये तो डायरेक्ट पूछते हैं नहीं तो फिर ये जो भी अब ये न्यू ट्रेंड आ गया है कि 1 ओनली 2 ओनली ऑप्शंस में डाल देते हैं कि दिस स्कीम कम्स अंडर द दिस मिनिस्ट्री तो इसीलिए मिनिस्ट्री पे भी बहुत एम्फेसाइज करना है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है अंडर द हाईवे सेक्टर और इसका जो फेज 1 था वो कब स्टार्ट हुआ था 2017 में और ये खत्म हो गया है 2013 में दैट्स व्हाई दे हैव स्टार्टेड और ये क्रिटिकल ये इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फिल करेगा और इसका डेवलपमेंट होगा 34,800 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे बाय 2022 तो यहाँ तक का डेवलपमेंट हो चुका है एंड टिल नवंबर 2023 42% ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड और अभी तक 42% भी कंप्लीट हो चुका है एंड देखते हैं वी विल सी कि भारतमाला परियोजना का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी of freight and passenger movement across country by bridging critical infrastructure gaps, improving connectivity in Northeast, improving efficiency of existing corridor through development of a multimodal logistic park. And ये multimodal logistic park क्या है ये ऐसा लॉजिस्टिक है जो जितने भी एरियाज हैं जो ये जो भारत के सारे और जो कोस्टल एरियाज को कनेक्ट करने का काम करता है इसीलिए और ये सारे जो पॉइंट है ना यू कैन कोट इन योर मेंस आंसर आल्सो कि अगर भारतमाला परियोजना या किसी भी अगर रोड ट्रांसपोर्ट से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन कोट की ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसी इंप्रूविंग कनेक्टिविटी इंप्रूविंग एफिशिएंसी तो ये दीज वर्ड्स आर वेरी एफिशिएंट एंड यू कैन कोट इन योर मेंस आंसर आल्सो तो देखते हैं कि व्हाट इज द फीचर ऑफ भारतमाला परियोजना सैटेलाइट मैपिंग ऑफ कॉरिडोर technology based automated traffic surveys over more than 1500 points origin destination study of freight movement कि जितने भी जो ये लॉजिस्टिक का है ट्रांसपोर्ट का है तो और कहाँ तक 600 डिस्ट्रिक्ट में एंड ये कौन से गैप को फुलफिल करेगा ये जो हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका
ये इनएडिक्वेसी इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क ड्यू टू रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स एंड एब्सेंस ऑफ नेशनल प्लान। क्योंकि पहले क्या था कि अच्छी रोड नहीं थे, ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो उसके कारण जो रिसोर्स का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता था। तो इसीलिए इन लोगों ने नेशनल प्लान बनाया है कि हर तरफ ये जो रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, तभी ये जो लॉजिस्टिक है या कॉरिडोर वो कंप्लीट होगा। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड प्लानिंग था पहले, तो उसी को कनेक्ट करने की बात किया जा रहा है और उसी के लिए ये जो मेजर कॉरिडोर लाया गया है, पोर्ट्स विद हिंटरलैंड, और बहुत सारे पोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। और जैसे अभी ने अडानी ने एक ग्रीन पार्क और ग्रीन पोर्ट बनाने की बात की है, और वो इतना बड़ा पोर्ट होगा कि ये भी बोला जा रहा है कि आप सैटेलाइट से भी दिखाई देगा। तो इसीलिए तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। Presence of congestion point, multiple point of local congestion present even on already developed corridor, और lack of accidents response infrastructure, क्योंकि ये सारा जो है गैप है ना, इसको फिल करना है, तो ये सारी दिक्कतें थी, इसीलिए ये भारतमाला परियोजना बनाया गया है। एंड ये देखते हैं इसका कंपोनेंट क्या है। जो पहले जो भारतमाला परियोजना बना था फर्स्ट फेज में, इकोनॉमिक कॉरिडोर 9000 किलोमीटर टू अनलॉक इकोनॉमिक पोटेंशियल, फिर ये इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट 6000 किलोमीटर, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट 5000 किलोमीटर, इन्हांसिंग एफिशिएंसी, फिर ये जो बॉर्डर रोड एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है 2000 किलोमीटर तक का, तो उसको भी ये बूस्ट करेगा ताकि ये जो बॉर्डर कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हो। और कोस्टल रोड्स एंड पोर्ट कनेक्टिविटी 2000 किलोमीटर, क्योंकि अभी हम एक आर्टिकल देखेंगे जो माइग्रेशन में है, वो भी बहुत हेल्प करता है कि अदर कंट्री में जाना है, तो ये जो भारतमाला परियोजना है तो वो उसमें भी हेल्प करेगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, और वो एक्सप्रेस स्पीड्स फॉर एक्सप्रेस गेन और बैलेंस एनएसडीपी वर्क, जो 10,000 का गेन हुआ है, जो बूस्ट कर रहा है जितने भी जो ऑल राउंड कनेक्टिविटी उसके लिए। तो ये है इसमें। अभी इसमें फर्दर कोई न्यूज़ आएगा तो देन वी विल डिस्कस इट आल्सो। तो अभी तो ये एक्सटेंड हुआ है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे प्रीलिम्स और बहुत सारे पॉइंट है जो मेंस को भी कवर करता है, तो हम लोग वो भी एम्फसाइज करते चलेंगे। एंड आई विल डिक्टेट यू कि कौन सा जो पॉइंट है आप मेंस में कोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रिब्यूनल कैन नॉट डायरेक्ट गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। अभी सुप्रीम, और ये ट्रिब्यूनल न्यूज में क्यों है, बिकॉज ये अभी इसने क्या किया है कि ये जो ट्रिब्यूनल है जितने भी, तो जो ये क्या करता है कि सिविल कोर्ट को ये हैंडल करता है, ये जो सिविल से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं और उसको हैंडल करता है। लेकिन इसने लेजिस्लेचर को ऑर्डर दिया है कि ये जो गैप है और जितनी वैकेंसीज है उसको फुलफिल करने के लिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो ट्रिब्यूनल है वो एक क्वासी जुडिशियल है, इसके पास सिर्फ जो सिविल से रिलेटेड केसेस आती हैं उसी को हैंडल करना है, ना कि लेजिस्लेचर को और गवर्नमेंट को डायरेक्ट करना या ऑथराइज करना और ऑर्डर देना कि गैप को फिल करने के लिए। वो काम बहुत, वो जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है, ना कि ट्रिब्यूनल का। तो ये देखते हैं इसमें, ये जो सेट असाइड आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल डायरेक्शन टू मेक पॉलिसी टू फिल द पोस्ट ऑफ जज एडवोकेट जनरल। तो ये जो जितने भी ये जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है तो उनमें जो बहुत सारी वैकेंसीज है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो जज है एडवोकेट जनरल उसके पोस्ट को भरने के लिए, ऐसा ट्रिब्यूनल ने बोला है। ट्रिब्यूनल सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट्स ज्यूरिडिक्शन अंडर आर्टिकल, ये जो 226 है, और ये जो 226 क्या है, ये हाई कोर्ट का पावर है, ना कि ट्रिब्यूनल को। तो ये क्या कर रहा है, ये हाई कोर्ट के पावर का ज्यूरिडिक्शन कर रहा है, और ये कैन नॉट बी परमिटेड बाय लॉ। तो इतना लॉ उसको परमिशन नहीं दिया गया है टू डायरेक्ट फ्रेमिंग पॉलिसी बाय गवर्नमेंट। और ये भी बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मेकिंग पॉलिसी इज नॉट ए डोमेन ऑफ जुडिशरी। ये काम किसका है, लेजिस्लेचर का, पॉलिसी बनाने का। ये जुडिशरी सिर्फ चेक एंड बैलेंस करती है, ना कि ये पॉलिसी बनाने का काम करेगी। और क्योंकि ये ट्रिब्यूनल जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और इसका जो एम है वो रिड्यूस करना है, और जो जुडिशरी का जो केसेस है और जो ओवरलोड है उसको कम करने का, ना कि डायरेक्ट करने का।
टू ब्रिंग सब्जेक्ट एक्सपर्टीज फॉर टेक्निकल मैटर्स। और ये बोला गया है, ये जो ट्रिब्यूनल है वो पहले तो नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको बाद में लाया गया है। और कब लाया गया है? ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में। और कौन से कमेटी के थ्रू लाया गया था? ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उसके थ्रू। और इसमें आर्टिकल कौन सी है? 323A एंड 323B। और ये आर्टिकल है 323A क्या करता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है। एंड 323B क्या करता है? ये ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या करता है कि जितने भी केसेस हैं, ये जो सिविल कोर्ट से या सिविल जो जितने भी केसेस हैं उसको वो डील करता है। एंड जो अदर्स में क्या होता है, ये जैसे फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, तो ये सारे जो है ना ट्रिब्यूनल का केस ये हैंडल करता है। और इसको मैंने ये जो द हिंदू के न्यूज में भी ये आर्टिकल आया था, तो उसको भी मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको वो देखना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो जाके देख सकते हैं। क्योंकि उसका मैं जो आर्टिकल में और डिटेल में जो वर्क और ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से बताया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और ये जो ट्रिब्यूनल्स है वो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड वेस्टेड विद पावर ऑफ सिविल कोर्ट। और ये सिविल कोर्ट की तरह काम करती है, और इसका जो काम है वो सिविल केसेस को ही हैंडल करना है, ना कि ये गाइडलाइन करना कि कैसे है ना लेजिस्लेचर काम करेगा। और जो एल चंद्रा कुमार है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में, तो उसके जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था और बोला था, ये ऑर्डर दिया था ट्रिब्यूनल को कि ये जो वो काम करे वो 323A एंड 323B जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो प्रोवाइड किया गया है वो उसी के तहत काम करे। और ये जो रिट जुरिडिक्शन भी पास किया गया था हाई कोर्ट के थ्रू। एंड देखते हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और रिड्यूसिंग पेंडेंसी इन कोर्ट, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। और एज यू नो कि ये जो सिविल कोर्ट का और जितने भी केसेस हैं वो केसेस जो पेंडिंग है वो बहुत सारे पेंडिंग है। ऑलमोस्ट 4 करोड़ केसेस हैं कि इसको बोला जाता है कि ये पूरा जो केस है वो सॉल्व होने में मिनिमम अगर टाइम पे नहीं हुआ तो वो 400-500 तक का टाइम ले लेगा। इसीलिए अभी बोला जा रहा है कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत जगह पे ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसमें भी है ना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। क्योंकि जब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हुई थी तो ये बोला गया था कि कोई भी केसेस को विद इन 28 डेज वो सॉल्व कर देगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। एंड ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है तो वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है और उसमें भी डिले हो रहा है। तो ये जो केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। एंड फास्टर, इनएक्सपेंसिव एंड डिसेंट्रलाइज डिलीवरी करने का कि जस्टिस कैसे प्रोवाइड हो। और ये प्रोवाइड करता है एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन ऑन टेक्निकल केसेस कि इसके जो जुरिडिक्शन में जितने भी आते हैं, जैसे ट्रिब्यूनल में कौन से जज होते हैं, तो ट्रिब्यूनल में जो जिस चीज का अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड है, अगर उसने जो खासियत है उसकी, तो फिर उसको जज के रूप में रख दिया जाएगा। अगर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो उसको रख दिया जाएगा। तो इसका काम वही है कि अगर इस टाइप के केसेस आते हैं तो जो जिसका स्पेशलाइजेशन है वही सॉल्व करे। एंड ये देखते हैं कि कंसर्न विथ ट्रिब्यूनल, नॉन फिलिंग ऑफ वैकेंसीज और डिले इन अपॉइंटमेंट स्पेशली टेक्निकल मेंबर्स है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो जिसका स्पेशलाइज्ड होगा उसी को जज के रूप में रखा जाएगा, तो उसमें भी बहुत ज्यादा डिले होता है और शॉर्ट टेन्योर होता है मेंबर का, कि जब तक कोई समझ पाए कि कैसे हमें काम करना है, किस तरह से हमारा टेन्योर हो, ये टेन्योर होगा या किस तरह से हमें फैसला लेना है, तब तक उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन अपॉइंटमेंट है कि जैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो पॉलिसी बनाने लगते हैं, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। नाउ मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया रशिया और इम्पैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर यूनिट ऑफ कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इट वाज अनाउंस्ड आफ्टर द मीटिंग ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर, वो अभी रशिया में है 5 डेज के मीटिंग के लिए। तो वहां पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। और वो है ये जो कुदानकुलम है न्यूक्लियर पावर पावर प्लांट के लिए।
और भी अलग एरियाज के लिए भी ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, और वो अलग एरियाज क्या है, जैसे मेडिसिन हो गया, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हो गया, मेडिसिनल डिवाइस हो गया, तो ये सारी चीजों में भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब ये देखते हैं ये जो कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके बारे में, कि ये जो इंडियाज का लार्जेस्ट न्यूक्लियर ये जो पावर प्लांट होगा, अगर ये बन जाएगा तो तमिलनाडु में, और टेक्निकल असिस्टेंस भी देगा रशिया का। तो ये जो है 1000 मेगावाट यूनिट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इन फेज 1 ऑफ प्रोजेक्ट, और ये 4 यूनिट में बन रहा है। 4 यूनिट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, और सेकंड एंड थर्ड फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2027। तो ये जो है फेज मैनर में बन रहा है, एंड इसका फेज 1 तो रेडी हो गया है, लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड है वो 2027 तक तैयार हो जाएगा। और इंडिया स्टार्टेड इट्स कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन इन 1969, and the nuclear power program conceived in 3 sequential stages। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेजेस थे। फर्स्ट स्टेज में तो ये जो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है वो यूज किया गया था प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी फ्रॉम ये जो नेचुरल यूरेनियम है उससे, और प्रोड्यूस किया गया था ये जो फिजिल प्लूटोनियम है उसको, और ये पीयू ये उसका जो है एलिमेंट का नेम है, और ये उसका एटॉमिक नंबर है, ये जो पीयू है 239। और सेकेंड स्टेज क्या है, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के तरह काम करेगा किया था, और ये जो फ्यूल किया गया था ये जो पीयू है 239 जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी एंड मोर ऑफ ये जो पीयू 239 है, और ये जो रिएक्टर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये जो फिजिल मटेरियल है, और उसके बाद ये कंज्यूम करता है। एंड थर्ड में क्या होता है, यूज ऑफ ये जो पीयू 239 है वो रिकवर्ड किया जाता है सेकंड स्टेज से। तो पहले तो फर्स्ट स्टेज चलेगा, वो सेकंड तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद ये जो सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में आएगा, तो ये जो सेकंड स्टेज से लिया जाएगा, और इन कॉम्बिनेशन विथ थोरियम। तो पहले तो ये एनर्जी लेगा नेचुरल यूरेनियम से, उसके बाद ये जो नेचुरल यूरेनियम है वो Pu-239, एंड देन ये क्या करेगा, Pu-239 ये एनर्जी लेगा और ज्यादा एनर्जी लेगा, और ये किसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा Pu-239 में, और ये रिएक्टर का काम करने लगेगा। और फिर उसके बाद ये जो सेकेंड स्टेज है वो थर्ड स्टेज में Pu जो है 239 ये थोरियम के साथ मिलके ये जो 232 है, तो और ये प्रोड्यूस करेगा एनर्जी एंड यूरेनियम 233। तो ये जो है फिर ये यूरेनियम ये जो 233 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस 233 वुड देन बी यूज्ड एज फ्यूल। तो ये यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड इससे मिक्सिंग होगा, एंड देन आफ्टर ये जो कन्वर्ट हो जाएगा फिर ये फ्यूल की तरह काम करेगा। तो यही है। अब हम लोग देखते हैं ये यूरेनियम के बारे में थोड़ा। तो यूरेनियम क्या है, ये नेचुरल यूरेनियम है जो फाउंड किया जाता है अर्थ क्रस्ट में, और ये मिक्सचर है लार्जली ऑफ 2 आइसोटोप से। एक तो यूरेनियम 238 एंड अकाउंटिंग फॉर 99.3% एंड यूरेनियम 235 ये जो अबाउट 0.7। तो ये आइसोटोप किसको बोलते हैं, जैसे यूरेनियम 238 हो गया और ये यूरेनियम 235 हो गया, तो ये जो है एटॉमिक मास तो सेम ही होता है उसका, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एंड लो एनरिच्ड यूरेनियम जो कंटेन किया जाता है U-235, और उसका कंसंट्रेशन कितना होता है 0.711%, और 20% जो है वो यूज किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन में। और ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कौन सा होता है, ये जो U-235 है, और जो कंसंट्रेट करता है, एंड ये जो कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 20% है, इज यूज्ड फॉर नेवल प्रोपल्शन रिएक्टर और न्यूक्लियर वेपन में यूज किया जाता है। बेसिकली ये जो है ये U-235 जिसका अगर 20% से कम की मात्रा रहेगी तो उसको एनर्जी प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा, और ये जो U-35 है अगर ये जो इसका परसेंटेज जो है और कंसंट्रेशन अगर 20% से ज्यादा होगा तो फिर इसको ये जो प्रोपल्शन रिएक्टर और न्यूक्लियर वेपन्स में यूज किया जाएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज रिपोर्ट ऑन ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या निकाला है और कौन सा रिपोर्ट एंड ट्रेंड एंड प्रोग्रेस क्या है इसका। तो ये एक स्टेट्यूटरी पब्लिकेशन है, मतलब इसको खुद से बनाया गया है और पब्लिश किया जाता है। किसके थ्रू? ये जो सेक्शन 36 क्लॉज 2 है और ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके तहत। और ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट कौन करता है? परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर। और ये कब से कब तक के लिए है? ये 2022 से लेके 23 एंड 23 से 24 तक। और देखते हैं कि इसका हाइलाइट्स क्या है। तो ये जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये एनपीए, तो इसका जो रेशियो है इंडियन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का, वो फेल किया है और डिकेडल लो 3.9 एट द एंड ऑफ मार्च 2023। तो ये जो है ये पहली बार डिकेडल लो है, मतलब कि ये जो एक डिकेड में इतना ज्यादा लो हुआ है, इससे पहले इतना लो शायद 10 साल 12 साल उससे पहले हुआ होगा। तो इसीलिए ये न्यूज में है। और ये जो कंसोलिडेट कर रहा है, बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करने में काम आता है। तो ये जो एसबी है ये ग्रो किया है 12.2% इन 2022 से लेके 3 तक, और हाईएस्ट रहा है ये 9 इयर्स में। और तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है हम कब इंक्लूड करते हैं और कब स्टडी करते हैं? जब ये जितने भी हैं, जैसे कोई विलफुल डिफॉल्टर होता है, अगर ये जो 90 डेज तक कोई लोन पे नहीं करता है, और तो उसको फिर हम ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में रख देते हैं। जैसे उसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक कि नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या, दे आर बिगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रिएटेड। तो ये सारे, और ये बोला जा रहा है अभी जो क्या है इसमें ग्रोथ कम हुआ है और ये डिकेडल लो है, मतलब 10 साल में ये पहली बार है कि ये कम हुआ है। और ये एससीबी है उसमें ग्रोथ आया है 12.2% एंड जो हाईएस्ट है वो 9 इयर्स में। और ये 2022 और 23 में ये जो कंबाइंड बैलेंस शीट है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो एक्सपांड किया है 2.3% एंड एनबीएफसी का एक्सपांड किया है 12.8% है। और लेकिन इससे जो कंसर्न भी रेज होता है, तो देखते हैं कौन सा कंसर्न रेज होता है। लैक ऑफ एसेट डाइवर्सिफिकेशन एंड जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, कि ये बोला जा रहा है कि ये डिकेडल ग्रोथ है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का है, तो लो तो हुआ है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि ये जितने भी स्मॉल ये बैंक है उसका अच्छे से ये जो डाइवर्सिफाई है और ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन हो रहा है कि नहीं, मतलब चेक हो रहा है या नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं डिफॉल्ट हो रहा है और हमें पता ही नहीं और हम सोच रहे हैं कि अच्छा ग्रोथ इसका जो नेगेटिव है वो कम हो रहा है। तो इसके लिए और ज्यादा ये कंसर्न की बात है और कंसंट्रेट करना होगा कि अच्छे से देखा जाए। फिर उसके बाद ये जो कंसंट्रेशन रिस्क है ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिट इन एनबीएफसी, कि एनबीएफसी में जितने सारे जो है वो दिया जाता है तो उसको वापस पैसा मिल रहा है या नहीं। फिर लॉन्ग टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स, एब्सेंस ऑफ कम्प्रीहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड डेफिशिएंट कंप्लायंस कल्चर इन अर्बन जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सारी चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। और ये जो पीसीए हो गया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, या फिर ये जो एनपीए है, तो ये सारी चीजों से अभी जो इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिक्स के प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन बन रहा है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये टॉपिक भी। तो इसके लिए रिकमेंडेशन क्या है वो देखते हैं। क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, कि इसका जो क्वालिटी है वो तभी इन्हांस होगा जब कंप्लायंस अच्छा हो, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो, और ये जो इंटरनल ऑडिट है, कि जैसे ये बोला जा रहा है कि अभी ऐसा तो नहीं है कि ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि इतना कम हो गया है, कि असल में इसका अच्छे से इसका जांच पड़ताल ही नहीं हो रहा है, इंटरनल ऑडिट ही ठीक ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों पे नजर बना के रखनी होगी। और ये जो एनबीएफसी है शुड फोकस ऑन ब्रॉडकास्टिंग दियर फंडिंग सोर्सेज, कि कब फंडिंग मिल रहा है और किसने वापस किया या नहीं, तो उसको ब्रॉडकास्ट करना बहुत जरूरी है। तभी जाके ये रिड्यूस होगा ओवर डिपेंडेंस ऑन बैंक फंडिंग। और ये जो बैंकिंग का जो है ये जो बनाया गया है, जैसे
म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर ये जितने भी है, ये जो स्मॉल बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, या फिर एनबीएफसी है। तो ये जो एनबीएफसी है, ये सारी चीजें क्या है, मतलब ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, तो ये सिर्फ एनबी ये जो बैंक के जो बर्डन है वो कम करने के लिए बनाया गया है। अभी ये जो कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क है, उसको भी अकाउंट करना होगा, ताकि ये जो रिस्क कम हो, ये जो स्मॉल ये जो फाइनेंशियल बैंक है उस पे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल। तो हम लोग देखेंगे ये जो डुअल सिटीजनशिप है वो एक चैलेंज है इंडिया में, बिकॉज यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सेड ये जो डुअल और मल्टीपल सिटीजनशिप है वो मिलना चाहिए, ग्रांट होना चाहिए इंडिविजुअल को। उससे क्या होगा कि लीगल स्टेटस जो है सिटीजन का, और ये जो होता क्या है हम लोग सबसे पहले वो देखते हैं कि ये जो डुअल सिटीजनशिप क्या होता है। डुअल सिटीजनशिप वो होता है जो सिटीजन को 2 और more कंट्रीज में उसका लाइसेंस मिल जाए और पासपोर्ट मिल जाए कि वो यहाँ का भी मेंबर है और अदर कंट्री का भी सिटीजन है। और उससे बेनिफिट क्या होते हैं कि वो पासपोर्ट रख सकता है अदर कंट्री का भी, एंड कैन पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ बोथ द कंट्री से। क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं चलता है। अगर आप यहाँ से कोई दूसरे कंट्री का पासपोर्ट ले रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंडिया का पासपोर्ट है ना कैंसिल हो जाएगा। एंड ऑब्टेन वीजा एग्जाम्पशंस फॉर ट्रेवल। तो अगर किसी अदर कंट्री का भी किसी के पास डुअल सिटीजनशिप है तो वहां पे जाना रहना उसके लिए उसको जो वीजा है वो नहीं लगेगा। और फिर ये क्या होगा कि इंगेजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट इन ईदर नेशन, कि वो कहीं भी रह के अच्छे से अपना काम कर सकता है। जैसे ये प्रोटोकॉल है कि अदर कंट्रीज के जो भी पीपल हैं जिनके पास यहाँ का सिटीजनशिप नहीं है तो वो बिजनेस वीजा पे तो आ सकते हैं या फिर वो रह सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं खरीद सकते, और यहाँ की जो एग्रीकल्चर जो जमीन है वो भी नहीं ले सकते हैं। तो ये सारा प्रोटोकॉल है। और कंट्री जो ऑफरिंग डुअल सिटीजनशिप, कौन कौन सी ये जो कंट्री है जो ऑफर करती है, यूएस, फिनलैंड हो गया, अल्बानिया है, इजराइल है एंड पाकिस्तान। तो ये सारी कंट्रीज है जो प्रमोट करती है डुअल सिटीजनशिप को। और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये जो डुअल सिटीजनशिप है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया है कि ये प्रोहिबिट है। और इसका अल्टरनेटिव टू डुअल सिटीजन इन इंडिया, अब इसके अल्टरनेटिव में क्या बनाया गया है, तो इंडिया ऑफर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रोग्राम टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। क्योंकि ये जो रूल है वो अभी रिसेंट आया है। तो जितने भी हैं, जैसे कि कोई भी अगर काम करने बाहर जाता है या रहता है तो उसको फिर जो अल्टरनेटिव सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, और वो भी उसके लिए जो पर्सन जो यहाँ का ओरिजिन है, एक्सेप्ट जो माइग्रेट करते हैं वो पाकिस्तान में या बांग्लादेश, तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। और इसकी बेनिफिट क्या है ओसीआई का, जैसे मल्टीपर्पज हो गया या मल्टी एंट्री हो गया, लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया, exemption from registration with local police authority for any length of stay in India। तो ये सारा चीज अगर उनको ओसीआई मिलता है तो फिर वो रह सकते हैं लोकल पुलिस से, फिर उनको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, और लोकल पुलिस से बात करके वो जो उनका टेन्योर है जो यहाँ पे रुकने के लिए परमिशन दी गई है उसको बढ़वा भी सकते हैं। और ये जो पैरिटी विथ एनआरआई, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन फील्ड एक्सेप्ट इन मैटर्स रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। तो एज आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि वो यहाँ पे रह तो सकते हैं, अगर कोई एनआरआई है यहाँ पे आता है तो फिर वो एजुकेशन के लिए आ सकता है या फिर वर्क के लिए आ सकता है, या फिर इकोनॉमी का अगर कोई काम करता है, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में है तो वो आके रह सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकता है, और स्पेशली वो प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और प्लांटेशन से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें प्रोटोकॉल बनाई गई है। और ये जो फॉरेन नेशनल्स है जो एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं ओसीआई के लिए, तो वो कौन है जो एलिजिबल होंगे टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो वो बनना चाहते हैं, और कब से, जो 26/1/1950। तो ये जो 26/1/1950 है, जब संविधान बना था, लागू हुआ था, तो उससे पहले के जो लोग थे जो ऑलरेडी यहाँ पे है, या फिर पहले अगर जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए थे
ये जो 26 जनवरी, ये जो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला, जब तो उससे पहले अगर कोई आ गया है तो उसको फिर यहाँ का ही सिटीजन मान लिया जाएगा। और उसके बाद ये जो वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एट एनी टाइम आफ्टर 26/1/1950, और उस समय भी अगर कोई आता है तो उसको भी मान लिया जाएगा। और हु इज ए चाइल्ड ऑफ ए ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच ए सिटीजन गिवन एबव। तो अगर जैसे अगर कोई बाहर रहता भी है, किसी की जन्म बाहर भी हुई है, लेकिन अगर जिसके दादा या परदादा अगर वो यहाँ के हैं, यहीं के ओरिजिन है, तो फिर उनको वो सिटीजन इजिली मिल जाएगा, स्पेशली ओसीआई। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो परमिट कर रहा है लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो हम लोग ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत सारे सेक्टर्स हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और आया भी है। आई विल डिक्टेट यू कि कहाँ से आया है। जैसे कि ये ट्रेजरी बिल है, उस पे आ गया है ये प्रीलिम्स में। तो हम लोग देखते हैं ये जो आरबीआई इम्प्लीमेंटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लैंडिंग डायरेक्शंस 2023, तो ये स्टार्ट किया गया है। और ये जो जीएसएल है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लैंडिंग, वो क्या रेफर करता है? लैंडिंग ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर ए फी बाय ऑनर, जो लेंडर है वो करेगा, और टू द बोरोवर ऑन कोलेट्रल ऑफ अदर जीसेक। मतलब ये कोलेट्रल कहने का मतलब कि अगर जो है कोई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना चाहता है और बेचना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि उसमें भी टाइम का बाउंडेशन है। और वो कैसे है देखते हैं। जैसे अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए, और ये किसके लिए, ये जो टाइम का बाउंडेशन कौन लगाता है? तो टाइम का बाउंडेशन जो है गवर्नमेंट लगाएगी। और उसमें भी डिफाइन है कि अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए ये करती हैं, जैसे कि जीएसएल है ट्रांजैक्शन करता है, और ये जो जीसैक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इशूड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक्सक्लूडिंग ये जो ट्रांसरी बिल है। तो ये जो ट्रेजरी बिल है वो टी बिल भी बोलते हैं इसको, और ये है एलिजिबल है लैंडिंग और बोरोविंग के लिए, और इसको शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। और ऑल्सो जीसैक जो है इशूड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इंक्लूडिंग टी बिल एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड के जो एलिजिबल है प्लेसिंग एज कोलेट्रल अंडर जीएसएल ट्रांजैक्शन। तो ये जो ट्रेजरी बिल है वो कोलेट्रल की तरह यूज किया जा रहा है जीएसएल ट्रांजैक्शन में। अब देखते हैं परमिटिंग लेंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल। तो बिल की कैसे ऐड डेप्थ एंड लिक्विडिटी टू जीसेक मार्केट, एडिंग एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, और ये एक्सपांड करेगा पार्टिसिपेशन इन सिक्योरिटी लैंडिंग मार्केट बाय इन्वेस्टर्स है। तो ये सारी चीजें खासियत है, और ये इन्हांस करेगा ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय इंश्योरर। तो ये सारी चीजें क्यों लाई गई हैं? ताकि ये जो गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो सेल हो सके, और ये जब सेल होगा, रोटेट होगा, तो गवर्नमेंट को ये पैसा आएगा, तो उससे क्या है जीडीपी में ग्रोथ होगा। तो उसके लिए ये सारी चीजें की गई हैं। अब देखते हैं ये जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है वो ट्रेडेबल है, मतलब इसको बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जो इशू किया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कि अगर बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, तो इसके दाम में है ना चेंजेस आएंगे, और प्रॉफिट किसका होगा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। और ये इट एक्नॉलेजेस गवर्नमेंट से डेप्ट ऑब्लिगेशन। और डेप्ट क्या होता है? उधार। तो अगर जब ये ट्रेडेबल इसीलिए बना दिया गया है कि ये जो डेप्ट का जो ऑब्लिगेशन है वो कम होगा। और जैसे कि सच सिक्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म वाली भी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे ये टी बिल्स हो गया, जो ट्रेजरी बिल है विथ मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, तो उसकी मैच्योरिटी है वो 1 ईयर से कम की होती है। और स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू ट्रेजरी बिल्स और लॉन्ग टर्म यूजुअली कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी विथ मैच्योरिटी 1 ईयर और मोर। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी प्रीलिम्स में आ चुका है। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड हेंस आर कॉल्ड रिस्क फ्री
गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ये क्यों रिस्क फ्री है? क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई भी हम ऑथेंटिक चीज़ लेते हैं तो उसमें रिस्क का कोई गारंटी नहीं होता है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही बॉन्ड है, तो अगर किसी भी केस में अगर कोई लेता है या बेचता है तो गवर्नमेंट से वो ऑथराइज़ होता है, तो किसी भी केस में उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा। इसीलिए इसको रिस्क फ्री बोला जा रहा है। और इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो लॉन्ग टर्म में कौन आता है, शॉर्ट टर्म में कौन आता है। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट जो है, ये जो समर्थ प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 6th समर्थ क्यूरेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर ये जो आईगोट है, और ये जो कर्मयोगी प्रोग्राम है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और वो देखते हैं कि ये जो 6th जो समर्थ है, ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है वो कौन से हैं, जैसे समर्थ ब्लॉक, ये जो समर्थ जिला, समर्थ राज्य, समर्थ राज्य सचिव, और ये जो समर्थ पॉलिसी एंड समर्थ प्रोक्योरमेंट, तो ये सारी चीजें स्टार्ट की गई है। और मिशन कर्मयोगी क्या है? ये जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपना ये जो स्किलफुल वो बढ़े, और जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग वो अच्छे से काम करे। और ऑफिशियल्स जितने भी है गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो उनको है ना और ज़्यादा वेल इक्विप्ड किया जाता है ताकि वो जितने भी गवर्नेंस में है ना उनका वो स्किलफुल हो, और कनेक्टिविटी उनका और ज़्यादा इन्हांस हो जो पीपल्स हैं उनके साथ। अब देखते हैं इसका एम जो है, एलिवेट द स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो इंश्योर करेगा दे आर ऑल इक्विप्ड टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ गवर्नेंस, कि वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं वो गवर्नेंस का पार्ट अच्छे से कर सकें। और ये जो आई गॉट कर्मयोगी है, वो कम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ताकि किसके लिए, कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी ये लर्न करने का और कैपेसिटी बिल्ड करने का बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे गवर्नेंस अच्छे से चलाएंगे, कैसे जो नॉर्मल पीपल है उनको हैंडल करेंगे, अगर कोई भी सिचुएशन आया तो वो कैसे अच्छे से डील करेंगे। तो ये हो गया। और ये जो पोर्टल है वो कंबाइन 6 फंक्शनल हब फॉर ऑनलाइन लर्निंग, कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट, कैरियर मैनेजमेंट, डिस्कशन, इवेंट्स एंड नेटवर्किंग, तो ये सारी चीज़ों पे वो काम करेगा। अब देखते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल, जैसे माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। तो ये क्या है? तो ये जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट है वो इंडिया और इटली में स्टार्ट हुआ है। और इसका एग्रीमेंट का पर्पस क्या है? ये इन्हांस करेगा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, फोस्टर मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, स्किल वर्कर्स हो गए, बिजनेस पीपल हो गए, यंग प्रोफेशनल हो गए, तो ये सारे लोग वहाँ पे जाके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और इटली के लोग यहाँ आके अच्छे से बिजनेस में बिजनेस कर सकते हैं, वर्क अपना वर्क कर सकते हैं, जो वर्क यंग प्रोफेशनल हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहें वो कर सकते हैं, और ये जो एजुकेशन है उसको भी ग्रैब कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, वहाँ इटली और इंडिया का रिलेशन और कॉपरेशन अच्छा होगा, और ये जो इरेगुलर माइग्रेशन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब परमिशन मिल चुका है इसलिए। अब ये की प्रोविजन क्या है? ये जो इंडियन स्टूडेंट है आफ्टर कंप्लीटिंग एकेडमिक और वोकेशनल ट्रेनिंग इन इटली मे बी ग्रांटेड टेम्पररी रेसिडेंस फॉर अप टू 12 मंथ, कि अगर जो यहाँ के लोग जाते हैं जो स्टडी करने के लिए या फिर वर्क करने के लिए, तो अगर उनकी जो स्टडी या काम पूरा हो गया है उसके बाद भी वो 12 मंथ मतलब 1 ईयर वहाँ पे रुक सकते हैं। वर्कर्स के लिए इन्होंने क्या किया है, ये जो इटालियन साइड है फॉर रिजर्व्ड ए कोटा फॉर नॉन सीजनल एंड सीजनल इंडियन वर्कर्स हैं, जो 2023 में, 24 में एंड 25 में अंडर करंट फ्लॉज डिग्री, तो उनके लिए एक रिजर्व कोटा भी तैयार कर दिया गया है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट है उनको वहाँ पे रिजर्व कोटा भी मिलेगा। कब? 23 में, 24 में एंड 25 में। और आगे भी ऐसा चलेगा, लेकिन आगे फिर हम लोग देखेंगे कि फर्दर इसमें कुछ न्यूज़ में ये जो एनहांसमेंट या फिर कोई अपडेट आता है तो फिर वो डिस्कस करेंगे। अभी फिर देखते हैं ये जो छोटे-छोटे न्यूज़ है जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, तो ये स्टार्ट हुआ है और ये 6th एडिशन स्टार्ट हुआ है स्मार्ट इंडिया
हैकेथॉन का, और वो रिसेंटली अभी वो हेल्ड हुआ है और किया गया है, और इसका इनिशिएटिव जो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, जो हेल्प करेगा बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको, और जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि वो लोग सॉल्यूशन निकाल पाए कि बहुत सारे जो प्रेसिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, और जो और थ्रू स्टूडेंट्स से, तो वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकल पाए। और ये ज्वाइन किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनोवेशन, सेल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उनके द्वारा। और ये जो परसिस्टेंट सिस्टम है और I4C है, उसके द्वारा। और ये जो SIH जो है, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023, जो ओपन किया है अपना डोर ये जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए, और जो एभव एट्थ, जो एट्थ क्लास के लिए, एंड एभव जो उससे जो 9th 10th 11th 12 उनके लिए भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये जो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक्सपांशन मिलेगा और एक्सपोजर मिलेगा। अब देखते हैं ये अमोनिया न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली तमिलनाडु में जो गैस वहाँ पे लीक हो गया था, और कहाँ पे, जो चेन्नई का इनोड जो है जगह, वहाँ पे। और ये अमोनिया क्या है? एक ये जो ब्रीचिंग होता है और एक्सेप्टेबल लेवल होता है इसका, कि अगर एयर में ये 500 माइक्रोग्राम हुआ तो ठीक है, एंड सी में 5 ग्राम ml, ये जो mg पर लीटर है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज उससे ज्यादा अगर ये फैलने लगता है तो इट कैन बी पॉइजनस। और क्योंकि ये फैल गया था वहां के ये जो इंडस्ट्री वाले एरिया में, जो पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन के थ्रू जो अंडर वाटर जो सप्लाई पाइपलाइन है, तो वहां से ये लीक होने लगा था। तो वहां के जितने भी नॉर्मल पीपल हैं उनकी हालत खराब हो गई, इसीलिए ये जो अमोनिया है वो न्यूज़ में है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं अमोनिया के बारे में कि ये कैसा होता है। तो ये कलरलेस होता है, ये पंजेंट गैस होता है, और इसका जो कंपोनेंट है इसमें नाइट्रोजन होता है एंड हाइड्रोजन होता है। तो एज़ यू कैन, इसमें नाइट्रोजन का एक कंपोनेंट है एंड हाइड्रोजन का 3 कंपोनेंट है। तो इसमें देखते हैं ये प्रोडक्ट है, ये प्रोड्यूस होता है, ये ह्यूमन बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, और ये इसेंशियल है किसके लिए? जो मेकिंग प्रोटीन, उसके लिए। और ये जो कॉमनली फाउंड किया जाता है सॉइल में भी, क्योंकि बहुत सारे ये जो सॉइल में ये फाउंड किया ही जाता है, लेकिन अगर बहुत सारी जगह पे नहीं फाउंड किया जाता है तो उसको यूरिया के रूप में इसको दिया जाता है। तो एज यू हैव स्टडीड कि यूरिया जो है, किसान लोग बहुत ज़्यादा है ना उसको यूरिया खेत में बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जो अननेसेसरी भी डाल देते हैं, जो अच्छा नहीं है उस सॉइल के लिए और ग्रेन्स के लिए भी। इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स, और ये एक्सप्लोसिव होता है। और ये जो फैब्रिक में भी यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड में भी यूज किया जाता है, डाइज में और अदर केमिकल्स में भी। और ये कोरोसिव होता है, मतलब वेरी कोरोसिव एंड डैमेजेस ह्यूमन सेल। कोरोसिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें आग लग जाता है और इसको फ्री नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए। एंड डिस्कस करते हैं ये जो हंटिंगटन डिजीज है। तो ये हंटिंगटन डिजीज क्यों है न्यूज में? क्योंकि रिसेंटली ये कंस्ट्रक्ट किया गया है और अंडरस्टैंड किया गया है कि कैसे ये जो हंटिंगटन है वो डिजीज फैलता है, और ये जो मॉलिकुलर लेवल के थ्रू। और ये जो हंटिंगटन डिजीज है एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जो कॉज करता है नर्व सेल को, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है इन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन टू ग्रेजुअली ब्रेक डाउन एंड डाई। तो ये क्या करता है? जो ब्रेन का जो नर्व है उसको न्यूरॉन बोलते हैं, और उसको ये ब्रेक करने का काम करता है। तो और बाद में क्या होता है? ये डेड हो जाता है। तो जब ब्रेन डेड हो जाएगा तो इंसान भी डेड हो जाएगा। और न्यूरॉन्स की ऐसी खासियत होती है कि अदर जो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स और टिश्यूज हैं, तो जो सेल्स और टिश्यूज जो हैं, ये तो वो रिकवर हो जाते हैं। जैसे यू हैव सीन कि हाँ, या फिर देखा होगा कि हाथ कट जाता है, तो वो फिर क्या होता है कि वहाँ की जगह फिर से ठीक हो जाती है, कि वो टिश्यू है और सेल है वो खुद को मॉडिफाई कर लेता है। लेकिन ये जो ब्रेन का नर्व होता है, जो न्यूरॉन है, तो उसके पास है ना, अगर वो एक बार डैमेज हो गया तो उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो खुद को फिर से वो जो डैमेज पोर्शन है उसको अच्छा कर ले। तो अगर ये एक बार डाई हो गया तो फिर ये ठीक नहीं हो सकता है।
और ये क्या करता है, इट अटैक एरियाज ऑफ ब्रेन दैट हेल्प टू कंट्रोल वॉलेंट्री जो इंटेंशनल मूवमेंट है उसको, एज वेल एज अदर एरिया। तो ये ब्रेन का जो मूवमेंट है वही जो है, ब्रेन का जो जितना भी ये जो मूवमेंट है, जो इंटेंशनल मूवमेंट, उसको ये खत्म कर देता है। और इसका सिम्टम्स क्या है, ये जो फॉरगेटफुलनेस की याददाश्त चले जाना, लॉस ऑफ बैलेंस कि बॉडी में कंट्रोल नहीं होता है, एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में दिक्कत आती है, सोलोविंग कि अगर कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं या सोलो करने में दिक्कत आती है, और अगर ये लॉस ऑफ बैलेंस हो जाएगा तो आदमी प्रॉपर चल भी नहीं पाएगा, तो इसमें भी दिक्कत आती है। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल। तो देखते हैं अंटार्कटिक, ये जो सरकम पोलर करंट है उसके बारे में। तो साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है कि एंशियंट ये जो अंडर वाटर माउंटेन रेंज है वो हिडन विद वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट ओशन करंट, जो एसीसी बोला जा रहा है, कि वहां पे जो सबसे ज्यादा ओशन जो करंट है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो वहां पे पाया गया है। और ये ऑब्जर्व किया गया है इन द एरिया ऑफ साउदर्न ओशन, ये साउदर्न ओशन में देखा गया है। और साउदर्न ओशन क्या है, comprises southernmost water below 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये जो अर्थ है, और यहाँ पे जो है वो साउथ का जो पोल है उसमें जो 60 डिग्री लैटिट्यूड है वहां पे देखा गया है। और इट इंसर्कल द इंटायर अंटार्कटिक, ये जो कॉन्टिनेंट है, कि जितने भी ये जो कॉन्टिनेंट है जो नीचे वाला एरिया है वहां पे इंसर्कल है। और ये जो इसके बारे में देखते हैं अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट के बारे में, कि ओनली करंट दैट फ्लोज कंप्लीटली, कि ये जो लगातार ये फ्लो करते रहता है, ये सिंगल ऐसा करंट है अराउंड द ग्लोब। और इट encircle the Antarctic continent and flows eastward through the southern portion of अटलांटिक, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो बाकी जितने भी जो करंट है जो हमने पढ़ा है और आगे हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो उसमें से ये जो साउदर्न पोल में जो ये फ्लो करता है, और ये अगर जैसे ये अर्थ है हमारा, तो ये जो साउदर्न पार्ट में, तो ये डायरेक्ट ये पूरे तरफ ये फ्लो करता है स्ट्रेट, और ये ब्रेक नहीं होता। और ये अटलांटिक में भी फ्लो करता है और इंडियन ओशन में भी और पैसिफिक ओशियन में। तो ये अभी इसका पता लगा है। अब देखते हैं ये जो लेंटाना कामरा, और इसको लैंटेना भी बोलते हैं। तो ये जो लैंटेना है एक वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेसिव स्पीसीज है। और इन्वेसिव स्पीसीज क्या होता है, कि अगर दूसरे कंट्री से या खुद से अगर साइंटिस्ट है ना कहीं पे उसको प्लांट करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, अगर लाया जाता है तो जो नेटिव वाली जो जितने एनिमल है या फिर जो प्लांट है उनको वो खतरा पहुंचाने लगते हैं, या फिर वो इतना ज़्यादा फैल जाते हैं कि जो नेटिव प्लांट या फिर एनिमल है तो उनको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी को इन्वेसिव स्पेसीज बोलते हैं। और वो जो और ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लांट भी हो सकता है, ये एनिमल भी हो सकता है, इसीलिए। और इन द वर्ल्ड एंड स्पीसीज ऑफ हाई कंसर्न फॉर इंडिया, और अभी जो है ये जो जितने भी इन्वेसिव स्पीसीज है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और उसमें से एक ये जो लेंटेना कामरा है वो बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है। तो ये इंडिया के लिए कंसर्न की बात है। और ये लेंटेना के बारे में जानते हैं, ये एक ट्रॉपिकल अमेरिकन श्रब है जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत, जो ब्रिटिश से लाया गया था 1800 में। और ये थ्रेटन कर रहा है 40% ऑफ इंडिया टाइगर रेंज, जितने भी टाइगर के रेंज है उनको ये डैमेज कर रहा है, और अभी तक 40% ये कर चुका है। और ये इरेडिकेटिंग लैंटेना इज डिफिकल्ट ड्यू टू रैपिड स्प्रेड, और इसको खत्म करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, बहुत तेजी से होता है। और ये जो इन्फेक्शन भी इससे होता है, और इसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा ही हाई रहती है। और एलोपैथी एंड रेजिस्टेंस टू कटिंग एंड बर्निंग, और इसको जो काटना और जलाना भी आसान नहीं है, इसीलिए ये एक दिक्कत का कारण बना हुआ है। अब देखते हैं ये इन्वेसिव स्पीसीज एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी होता है, और अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर इंट्रोड्यूस्ड आउटसाइड देयर नेचुरल रेंज, और नेगेटिवली इम्पैक्टिंग नेटिव बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज और ह्यूमन वेलबींग। अब देखते हैं ये कोपरा न्यूज में क्यों है। जो अभी रिसेंटली ये जो कैबिनेट कमिटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कोपरा
फॉर 2024 सीजन। ये जो मिनिमम सपोर्ट जो है कि अगर कोई चीज़ ग्रो करते हैं, अगर वो डैमेज भी होता है तो उसका जो प्राइस होता है गवर्नमेंट उसको फुलफिल करती है। और इसका क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कि एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स। तो ये इसका जो है ये इस फॉर्मूला को फॉलो करती है गवर्नमेंट की जितना प्राइस है उससे 1.5 गुना वो देते हैं, ताकि अगर इफ इन केस अगर जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स अगर जो ड्रॉट या फिर अदर रीजन की वजह से उनको लॉस होता है तो वो फुलफिल हो जाए। अब देखते हैं ये जो कोपरा रेफर्स टू द ड्राइड कोकोनट कर्नेल। तो ये जो कोकोनट के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोपरा। फ्रॉम विच कोकोनट ऑयल इज एक्सपेल्ड, जहाँ से कोकोनट ऑयल निकाला जाता है। और ये जो मिलिंग कोपरा क्या है वो यूज किया जाता है ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में। और ये जो बॉल और एडिबल कोपरा है वो कंज्यूम किया जाता है ड्राई फ्रूट के रूप में भी, और यूज किया जाता है रिलीजियस पर्पस में। जैसे मंदिर में जाते हैं तो नारियल फोड़ना, फिर ये सारी चीजें यूज करना और नारियल चढ़ाना, तो वो रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। और जहाँ पे कहाँ पे ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे केरला एंड तमिलनाडु आर मेजर प्रोड्यूसर फॉर ये जो मिलिंग कोपरा है उसके लिए। वेयर एज बॉल कोपरा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो कर्नाटका में। तो ये जो मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा ये अलग है। एंड एज यू हैव सीन कि ये जो साउथ में जो दिखाया जाता है कि किसी का अगर वेलकम का गेस्चर किया जाता है या पूजा किया जाता है तो वो नारियल में ही दिया रख के फिर यूज करते हैं, या फिर मंदिर में भी जाते हैं तो नारियल फोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजों का रिलीजियस एस्पेक्ट भी यूज किया जाता है। और अभी क्या है कि उससे ऑयल निकालने के लिए यूज किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं ये जो प्लेसेस इन न्यूज कौन सा है, ये कुआलालंपुर। तो ये कुआलालंपुर कहाँ पड़ता है, ये मलेशिया में। अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन बिटवीन ये जो प्रसार भारती एंड ये रेडियो टेलीविजन, ये जो मलेशिया का है वहाँ, तो ये दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। और इसका पॉलिटिकल फीचर्स क्या है, ये कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है और ये कंपोज करता है टू नॉन ये जो कंटिगुअस रीजन है उसको। और ये जो कंटिगुअस रीजन टू कौन कौन सा है, ये पेनिनसुलर मलेशिया जो वेस्ट मलेशिया में पड़ता है, और ये जो मलय पेनिनसुला है वहां पे। और जो ईस्ट मलेशिया है जो मलय तिमोर है वो कहाँ पे पड़ता है, आइलैंड ऑफ बोर्नियो में। और ये जो बॉर्डरिंग कंट्री किसका कौन कौन सी है मलेशिया की, थाईलैंड हो गई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। और ये जो बॉर्डर ये जो वाटर बॉडीज कौन सा हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और साउथ चाइना सी। तो अभी मलेशिया का साउथ चाइना सी से कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, चाइना चाइना से साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग, कि वहां पे जो चाइना है ये सारे ये जो जगह है उसको वो कैप्चर करना चाहता है। और इसलिए मलेशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। और अभी मलेशिया ने ये जो इंडिया के लिए ये जो नवंबर एंड दिसंबर तक ये वीजा फ्री कर दिया है। ऑल बिकॉज ये जो मलेशिया है अभी क्या कर रहा है, ये जो टूरिस्ट को बहुत ज्यादा ही एम्फेसाइज कर रहा है या टूरिस्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि इन लोगों की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड ये छोटी कंट्री है और इनका जीडीपी भी उतना नहीं है, इसीलिए ये लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं टूरिस्ट पे। इसीलिए इसने क्या किया है, ये इंडिया को ये जो वीजा फ्री बना दिया है। तो नवंबर दिसंबर अभी अगर कोई भी इंडिया से जाना चाहे तो वो वीजा के बिना ही वहां पे जाके टूर एंड ट्रेवल कर सकते हैं। अब ये ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है इसका, जो लाइंग नॉर्थ ऑफ इक्वाडोर, तो इक्वाडोर के नॉर्थ में पाया जाता है। और यहाँ पे मेजर रिवर कौन सी फ्लो करती है, पहांग, रजांक और ये जो कीना बतन गन वो वहां पे ये जो फ्लो करती है। और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये जो गुनुंग कीना बालू, ये सारी चीजें हैं। और इसके आसपास का लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, ये जो मलेशिया हो गया इसकी जो कैपिटल है ब्रुनई, और यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, इधर सिंगापुर है और इधर थाईलैंड है, ये कंबोडिया हो गया, और ये वियतनाम, फिलीपींस
एंड साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी जो हॉट टॉपिक बना रहता है ऑल द टाइम, ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। तो ये जो सारा टेरिटरी है, ये जो 9 डैश लाइन ये जो बांट दिया गया है, तो वो चाइना कैप्चर करना चाहता है, इसीलिए हमेशा ही ये न्यूज में बना रहता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। ये जो और अभी जो हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो मैं वो क्वेश्चन आपको दूंगी और आप इसको पढ़िएगा, और इसका जो जो भी आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बाकी कल मैं जब नेक्स्ट जो प्रीलिम्स का जो बूस्टर सीरीज है वो डिस्कस करूंगी, उससे पहले मैं इसका आंसर बताऊंगी और हम लोग आंसर को डिस्कस करेंगे। इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो, तब तक आप इसको देखेंगे। और इसका आंसर है जो मैं 5 क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाली हूँ, इन पांचों का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो आपका ये जो एक्टिव रिकॉल भी हो जाएगा, और ये सारी चीजें, एक तो हमने इतनी सारी न्यूज देखी वो हो जाएगा, और इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। With reference to the greater one-horn rhino, consider the following statement. Or its preferred habitat is alluvial floodplain areas containing tall grassland along the foothills of Himalayas. Its physiology is unsuitable for swimming and therefore it remains confined to land, or it is listed as critically endangered on the IUCN Red List. और ये न्यूज में क्यों है? अभी इतने सारे फ्लड आ रहे हैं, तो आसाम में भी अभी बहुत सारा फ्लड था, तो इसके लिए ये वन हॉर्न राइनो है वो न्यूज में है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओशियन सैचुरेशन हॉरिजोन। एंड देखते हैं, ये सैचुरेशन हॉरिजोन इज द लेवल बिलो विच द कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल अंडरगो रेडी डिसोल्यूशन। और दूसरा है, ये जो ओशियन एसिडिफिकेशन लीड्स टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सैचुरेशन हॉरिजोन। तो आप इसका भी आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिकॉज ये जो CTFS है उसका आजकल ये जो प्रीलिम्स का जब से ये ट्रेंड चेंज हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है कि कोरियलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ विंड, और कोरियलिस फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड एक्सपीरियंस्ड मैक्सिमम एट द इक्वेटर। तो इसका आप बताएंगे कि 1 होगा, ओनली 2, बोथ, या नीदर। फिर देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट कंसीडर द प्रपोजल to prorogue both the houses of parliament. It consider the attitude of the government on non-official bills and resolutions to be present to parliament. तो इसका भी देखना है कि 1 होगा, 2 होगा, both और neither। और अभी जो कैबिनेट कमेटी है तो उस वो भी अभी न्यूज में है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी में भी बहुत ज्यादा वैकेंसी चल रही है। तो सारे के जो मिनिस्ट्रीज हैं वो बात कर रहे हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं उनके वैकेंसी को कैसे फिल किया जाए। एंड द फिफ्थ वन, ये जो थिएटर कमांड सिस्टम है, ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, कि किसके कॉन्टेक्स्ट के लिए है ये? एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रीट प्लेस एंड एज अवेयरनेस टूल फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स, न्यूली डिवाइस्ड कम्युनिकेशन लिंक विद astronauts to outer space, and virtual acoustics to stimulate sounds from anywhere in the room। तो ये किसके लिए है? तो इसका भी आंसर आपको देना है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। तो अब हम लोग ये डिस्कशन यहीं तक रहने देते हैं। मेजरली हमने ये जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो डिस्कस कर लिए, इसको कंटिन्यू प्रीलिम्स तक करेंगे ताकि हमारा अच्छे से प्रीलिम्स का रिवीजन हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।